रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। मेरे इंतहाई काबिल कदर, काबिल एहतराम, काबिल इल्म, काबिल सताइश मेरे सीनियर, मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं रहीम यार ख़ान IHMA डिस्ट्रिक्ट के इस पूरे पैनल को, इस टीम को, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और जिन लोगों ने ये सारी महफिल आप लोगों के लिए सजाई है, उनको एक कामयाब प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ अपने इस IHMA के जितने मेरे दोस्त, मेंबरान, ज़िम्मेदारान जो आज हमारे काफ़िले के साथ शामिल हुए हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि मैं जब इस काफ़िले के साथ शामिल हुआ था तो मैंने इसके आयन के अंदर, इसके मकासद में एक जुमला देखा था और वो लिखा हुआ था कि ये इसका मकसद अल्लाह की रज़ा है। जब हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो फिर ये सारी बदगुमानियाँ, छोटी छोटी शोहरतें, नमूद व नुमाइश हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। और मैं अक्सर देखता हूँ कि ये जो सोशल काम है, ख़ास तौर पर इसमें सोशल रिलेशनशिप भी होता है, हर शख्स के साथ उतार चढ़ाव भी होता है, ऊंच नीच भी होती है, सख्ती नरमी भी होती है। बाज़ औक़ात कोई नाम पुकारे जाते हैं, नहीं भी पुकारे जाते हैं। लेकिन जब मकसद आपका सिर्फ ये है कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए निकलना है, मेरा नाम लिया जाए या ना लिया जाए, मुझे ऊपर बिठाया जाए या नीचे बिठाया जाए, तो ये मकसद बहुत कम नीचे रह जाते हैं। और एक इंसान आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है? ये कितनी बड़ी सादत है कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी कायनात के सामने सिर्फ ये कह दे कि ये शख्स मेरे लिए निकलता था और मेरे लिए आता था। इसके दिल के अंदर, इसके दिमाग के अंदर, इसकी सोच के अंदर और कोई दूसरा वहम नहीं होता था और कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं होती थी। तो इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? इसका बड़ा वजन क्या हो सकता है इससे? तो इसलिए मेरी शमूलियत की तो वजह यह थी। और अल्लाह का शुक्र है कि क्लिनिक पर भी बैठते हैं और इसके सफ़र के लिए भी निकलते हैं तो इबादत समझकर निकलते हैं। तो आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस अजीम काम के लिए एक अजीम सोच और अजीम मकसद को सामने रखते हुए इसकी तरफ गामज़न है। टाइम चूँकि इंतहाई मुख्तसर है, डॉक्टर उस्मान साहब की भी बात है, मैं सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर कुछ चंद बातें करूँगा ताकि हमारी प्रैक्टिस के हवाले से हमें रहनुमाई मिल सके। देखिए, प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखते हैं कि अगर आप उनको
इम्प्रूव करते हैं और उसमें बेहतरी लाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती जाती है। उसमें आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव करते हैं, उसमें केस टेकिंग हो सकती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। लेकिन आज मैं चंद चीज़ें ऐसी गिनना चाहता हूँ जो अगर आपकी प्रैक्टिस में आप उनको ख़त्म नहीं करते तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि इंसान जब सक्सेसफुल लाइफ के अंदर आगे बढ़ता है तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इंसान समझता था किसी टाइम के अंदर कि ऐसा हो, लेकिन वो देखता है कि ये चीज़ें ख़त्म की हैं तो उससे अगले स्टेप के ऊपर आगे बढ़ा है। और वो खामियां आपकी ज़ात के अंदर भी हो सकती हैं, आपकी स्किल के अंदर भी हो सकती हैं, आपके क्लिनिकल एनवायरनमेंट के अंदर भी हो सकती हैं। तो बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे यहाँ, एक वहम है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेकर हम जब मरकज बनाते हैं तो हम नाकामियों की तरफ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में से एक ये भी है कि हम समझते हैं कि क्लिनिक बहुत बड़ा हो, अच्छा बना हुआ हो कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने पहले भी कई जगहों पर ऐसा कहा है कि जब हमारे घर में एक बीमार इंसान पड़ा होता है, जब हम देखते हैं कि इसका इलाज नहीं मौजूद, तो कभी हमारी डिस्कशन के अंदर ये चीज़ नहीं आती कि पूरे रहीम यार खान में देखो कि जो सबसे खूबसूरत क्लिनिक है उसके ऊपर जाएंगे आप, इंची टेप लेके जो नाप के और जो सबसे बड़ा क्लिनिक होगा उधर जाएंगे, जिसका गेट शीशे का लगा होगा उसके पास जाएंगे। वहां जस्ट एक पैरामीटर होता है और वो क्या होता है कि इस मरीज को आराम कहां से आ सकता है। और लोग जहां तक देखते हैं देहातों में धोती पहन के भी लोग बैठे होते हैं, स्किल है तो वहां भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे बैठना चाहिए अच्छे तरीके से, लेकिन बेस नहीं। पहली चीज अल्लाह का शुक्र है कि आज इस कॉन्फिडेंस के साथ हम खड़े हैं और मैं अल्लाह के साथ यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर एक हाथ में पेन दे दिया जाए, मुझे रोड पे खड़ा कर दें, तो वहां उस पेन से लिखे हुए से क्लिनिक बना सकते हैं होम्योपैथी के जरिए अल्लाह की रहमत के साथ। तो इसलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आप क्लिनिक में बैठे हैं, मरीज हमारे पास आता है, दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे अंदर जल्दी का है, मरीज भाग ना जाए। और ये बैड कॉन्सेप्ट आपसे बहुत सारी गलत हरकतें करवाता है। शुरू में हम बैठे होते थे, मरीज आया हमारे पास 10 साल 15 साल 20 साल पुराना है, जोड़ों के दर्द का। मरीज कहता है डॉक्टर साहब 2 दिन की दवा दो, फर्क लगेगा तो मैं आऊंगा। अब दिमाग में ना केस टेकिंग है ना कोई मेथड है, सिर्फ एक चीज है, ये भाग ना जाए। कोई ऐसी चीज, कोई शॉर्टकट, कोई चीज मिले इसको दें और मरीज ठीक हो जाए। पहला ट्रैक ही गलत है। अब वहां पर सोच के बैठे हैं 2 दिन में मरीज कौन सा ठीक होगा। 2 दिन बाद आया, कोई भी जो दवा समझ आई उस वक्त दी, अब मरीज भागेगा या टिकेगा। 2 दिन बाद अगर कहता है डॉक्टर साहब 2 दिन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अब खुद को क्लियर नहीं है, परेशान हो गया, 2 दिन बाद क्या मजीद 2 दिन की। 2 दिन बाद, हफ्ते बाद मरीज कहता है डॉक्टर साहब आखिरी बार आ रहा हूं, बेहतर हो गया तो ठीक वरना नहीं। अब वो जो दिमाग काम कर रहा था वो भी नहीं कर रहा है, इसे भाग जाना है। और इस भागने से बचने के लिए मरीज पता नहीं कितने भागे। हमारा क्या ताल्लुक है मरीज भागता है नहीं भागता। आपका काम है अपने मेथड पे काम करना। ट्रैक है, बताएं इसका 6 महीने का ड्यूरेशन है, साल का ड्यूरेशन है इस इलाज का। जो एग्री करेगा है उसका इलाज करें। आप एक बस चला रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लाहौर 1 घंटे में पहुंचा दूंगा, या उसको जल्दी है, वो कहता है 10 मिनट में पहुंचा दे, बैठ जाएगा, कैसे पहुंचेगा वो? नहीं पहुंच सकता। तो ये हमारे अंदर एक नेगेटिविटी थी, खत्म की, एक स्टेप और आगे बढ़े। तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स को खत्म करें अपने।
और हर नेगेटिव कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, एक गलती को खत्म करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। पैसे का कॉन्सेप्ट है दिमाग के अंदर, आपको सही डायरेक्शन पे जाना ही नहीं देगा। तो अल्लाह की रजा पहले इसके मेन कॉन्सेप्ट, मेन थीम जो आपका पास मरीज है, केस टेकिंग के ऊपर तवज्जो दें, उसको देखें। और केस टेकिंग में आप देखें कि हमारे किताबों के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, हम खुद इधर उधर होते हैं। मैंने शायद पहले भी किसी जगह पर कहा था, जे आपको कोई ऐसा पैरामीटर पता लग जाए कि जिससे पता हो कि हमारी केस टेकिंग 100% ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? मेडिसिन की सिलेक्शन है। बिलफर्ज कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे आपको पता लगे कि आपकी मेडिसिन की सिलेक्शन भी ठीक हो गई है, लेकिन उस केस को ठीक होने के लिए 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए। लेकिन हमें पता होगा तो हम मरीज को चला सकते हैं। हमने चलाया कितनी देर? 1 महीना। मरीज ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। तो यहां हम दोबारा किताबें खोल के बैठ जाएं तो यहां मिस्टेक हमारी स्टडी तो नहीं है, मरीज के साथ ये कम्युनिकेशन गैप, कितना टाइम लगेगा, तो ये मिस्टेक थी, गलतियां थी, इसको खत्म किया, एक स्टेप और आगे बढ़े। तो इस तरीके से वक्त चूंकि शॉर्ट है, मैं सिर्फ इन्हीं 2 बातों के ऊपर काम करता हूं। कभी मौका मिला तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर वो नुक्ते लिखे हैं, कौन सी गलतियां थी जिनको खत्म किया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। और वो अपने क्लिनिकल टिप्स के अंदर, स्किल्स के अंदर, स्टडीज के अंदर, अपनी पर्सनली तौर पर हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी। और जब आप गलतियां खत्म करते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। गलतियों को देखना, उसको समझना, मैं समझता हूं कि यह भी अल्लाह की एक नेमत है। आपकी कमीज के ऊपर एक धब्बा है और अगर हम उसे नहीं देख सकते तो लाजमी सी बात है, जब तक एडमिट नहीं करेंगे साफ भी नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए जहां हमें अच्छाइयों और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना है, वहां हमें मनफी चीज़ों को और नेगेटिव चीज़ों को भी ख़त्म करना है। बल्कि इसी हवाले से डॉक्टर उस्मान गनी साहब के साथ हम अक्सर मुल्तान में आते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। हमारी चंद सिटिंग्स इस मौजू के ऊपर भी हुई हैं। हमने कहा आज हमने कोई डिस्कशन नहीं करनी, सिर्फ ये बताना है कि आपके अंदर क्या खामी है और मेरे अंदर क्या खामी है। प्रैक्टिकली हमारी शख्सियत के अंदर, हमारे किरदार के अंदर, हमारी प्रैक्टिस में, नॉलेज में, या जो हम एक दूसरे को देखते हैं, जो हमारी खामियां, और उससे हम एक दूसरे से सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। हो सकता है ऐसी खामियां मौजूद हो जो हम दूसरों की नहीं देख सकते, दूसरे हमारे अंदर देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे को बताते हैं और उससे इस्लाह करते हैं। तो मैं आखिर में दोबारा अपनी रहीम यार खान की टीम, ख़ास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद नवीद साहब, डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, डॉक्टर अदनान कदीर साहब, डॉक्टर मुबीन राना साहब, इनको डॉक्टर तारिक बलोच साहब और डॉक्टर शाहिद साहब और डॉक्टर उमर फारूक साहब, मैं सबका इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ हमें बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। और इसके साथ साथ हमारे दोस्त थे, हमारे पास आते भी थे वहाँ मुल्तान में, डॉक्टर जमशेद साहब, उनकी डेथ हुई अचानक, बड़ा सदमा पहुँचा हमारे पास। उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी जो दुख हुआ है, हमें परेशानी हुई है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की मग़फ़िरत करे और आप सब लोगों को तरक्की दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया।